दोस्तों, इस बुक के ऑथर वॉल्टर आइजैक्सन को जब पता लगा कि स्टीव जॉब्स कैंसर के लास्ट स्टेज में हैं, तब जाकर वे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखने को तैयार हुए। बेहद होनहार और तेज दिमाग वाले स्टीव जॉब्स साल 2004 से आइजैक्सन को अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखने के लिए मना रहे थे, मगर उनकी कोशिश 2009 में जाकर कामयाब हो पाई, जब स्टीव जॉब्स कैंसर से जूझते हुए अपनी दूसरी मेडिकल लीव पर थे। साल 1984 के वक्त से ही टाइम्स मैगजीन में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर आइजैक्सन को कई बार जॉब्स से मिलने का मौका मिला, मगर उस महान इनोवेटर स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार आइजैक्सन से खुद की बायोग्राफी लिखने के लिए कहा, तो आइजैक्सन उस दौरान अल्बर्ट आइंस्टीन पर लिख रहे थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन पर उनकी लिखी किताब पहले से ही फेमस हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स का प्रस्ताव आइजैक्सन ने यह कहकर ठुकरा दिया कि जॉब्स अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रहे हैं और अभी वो वक्त नहीं आया कि उन पर कोई किताब लिखी जा सके। लेकिन ये स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरिन पॉवेल की ही कोशिशों का नतीजा था, जो उनसे स्टीव जॉब्स की बीमारी के बारे में जानकर आइजैक्सन ने अपना मन बदल लिया और आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गए। स्टीव जॉब्स का कैंसर का ऑपरेशन होना था, बावजूद इसके वे खामोशी से लड़ रहे थे। एक और बात जिसने आइजैक्सन को बहुत प्रभावित किया वो ये थी कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें किताब अपने तरीके से लिखने की छूट दी थी। उन्होंने ऑथर के काम में कभी किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की। फ्रैंकलिन और आइंस्टाइन की तरह ही स्टीव जॉब्स ने भी साइंस और इंसानियत दोनों की तरक्की के लिए अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग किया था। इंजीनियरिंग दिमाग के साथ साथ स्टीव जॉब्स क्रिएटिव भी थे और इन्हीं खूबियों का तालमेल से एक महान इनोवेटर बनता है, जो कि वे खुद हैं। जॉब्स अपनी इसी रचनाशीलता से पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूजिक, डिजिटल पब्लिशिंग और एनिमेटेड मूवीज में भी उनकी बदौलत एक नए दौर की शुरुआत हुई। बेशक उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी पर्सनैलिटी एक मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाती, मगर फिर भी वे अपने काम से हमेशा लोगों की जिंदगी प्रभावित करते रहेंगे और इंस्पिरेशन का सोर्स बने रहेंगे। दोस्तों, छोटी उम्र में ही स्टीव जॉब्स जान चुके थे कि उन्हें गोद लिया गया है, और ये बात उनके पिता पॉल जॉब्स और मां क्लारा होगेपियन ने उनसे कभी भी नहीं छुपाई। जन्म के बाद से ही उन दोनों ने स्टीव को पाला था। जब स्टीव जॉब्स 4 साल के थे तो वो अपने पड़ोसी के घर पर एक लड़की के साथ खेल रहे थे और स्टीव जॉब्स ने उस लड़की को बताया कि उन्हें अडॉप्ट किया गया है। इस बात पर वो लड़की बोली कि इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ा। इस पर स्टीव जॉब्स भागकर अपने घर गए और ये बात उन्हें अपने पेरेंट्स को बताई। इस पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि सुनो स्टीव, हमने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम सबसे अलग हो, बहुत खास हो, स्पेशल हो, और शायद इसी वजह से स्टीव आत्मनिर्भर और मजबूत इरादों के इंसान बन पाए। उनके कार मैकेनिक पिता उनके पहले हीरो थे। बचपन में ही स्टीव जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंटरेस्टेड थे। हालांकि वे पढ़ाई में कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। क्लास में बैठना उन्हें अक्सर बोरिंग लगता था। अपने हुनर से वे अक्सर कुछ ना कुछ शरारत भरा किया करते थे और ये सिलसिला ग्रेड स्कूल से लेकर कॉलेज तक चलता रहा। होमस्टेड हाई में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए स्टीव वोजनिएक और स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई। दोनों स्टीव बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन में गजब के प्रतिभाशाली थे। जहां स्टीव जॉब्स अपने पिता की ही तरह एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, वहीं स्टीव वोज के पिता, जिन्हें मार्केटिंग से चिढ़ थी, उन्होंने उन्हें इंजीनियरिंग में कुछ बेहतरीन करने के लिए प्रेरित किया। उम्र में स्टीव जॉब्स से 5 साल बड़े होने के बावजूद वो बेहद शर्मीले और हद से ज्यादा पढ़ाकू थे। अपने कॉमन दोस्त के गैराज में वे स्टीव जॉब्स से पहली बार मिले थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि के साथ ही बॉब डायलन के म्यूजिक ने भी उनकी जोड़ी जमा दी थी। जहां वोजनिएक ने बर्कली यूनिवर्सिटी जाने के लिए फैसला कर लिया था, वहीं स्टीव जॉब्स अभी कंफ्यूजन में ही थे कि अपने लिए कौन सा कॉलेज चुने, क्योंकि स्टीव जॉब्स के असली पेरेंट्स ने उन्हें इसी शर्त पर गोद दिया था कि उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। इसीलिए उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स को उनकी कॉलेज फीस जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जॉब्स ने फैसला किया कि वे नजदीकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। वे किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जो उससे ज्यादा आर्टिस्टिक और इंटरेस्टिंग हो, मगर उनके इस फैसले को उनके पेरेंट्स की मंजूरी नहीं मिली। बावजूद इसलिए जॉब्स ने रीड कॉलेज पोर्टलैंड ओरेगन में दाखिला ले लिया। सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स वाला ये कॉलेज बड़ा महंगा था और फिर अपने हैप्पी कल्चर के लिए मशहूर भी था। रीड कॉलेज में पढ़ने के दौरान कुछ ही समय बाद स्टीव जॉब्स को लगा कि जो कोर्स उन्होंने चुना था वो उनके सपनों के आड़े आ रहा था।
जो चीजें वो सीखना चाह रहे थे नहीं सीख पा रहे थे और तब उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अब जॉब्स को जो पसंद आता वही सीखने लग जाते, जैसे कि कैलीग्राफी। रीड में पढ़ाई के दौरान उन्हें हिप्पी कल्चर पसंद आने लगा था। जैन बुद्धिज्म पर उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और प्योर वेजिटेरियन बन गए। उन्होंने बाल कटवाना छोड़ दिया था और पूरे कैंपस में नंगे पांव घूमा करते थे। स्टीव वोजनिक और स्टीव जॉब्स ने कई तरह के छोटे मोटे स्टार्टअप्स बिजनेस किए। जहां वोजनिक अपने बनाए डिजाइन केवल बेचने तक सीमित थे, वहीं स्टीव जॉब्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते थे जो यूनिक हो और उनसे पैसा कमाया जा सके। सबसे पहले तो उन्हें एक नाम तय करना था। मैट्रिक्स जैसे टेक्नोलॉजिकल और पर्सनल कंप्यूटर इंक जैसे कुछ बोरिंग नाम उनके दिमाग में आए और फिर एप्पल नाम उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, जो कुछ अलग लग रहा था। इस नाम को चुने जाने की वजह सिर्फ यही नहीं थी कि स्टीव जॉब्स एक एप्पल फार्म में घूमने आए थे, बल्कि सुनने में एप्पल कंप्यूटर नाम बड़ा मजेदार और शानदार लगता था। उस वक्त वोजनिक एचपी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने अपना बनाया सर्किट बोर्ड लगाना चाहा। उनका ये प्रोडक्ट नया था और पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसीलिए उसे नकार दिया गया। इससे निराश होकर वोजनिक ने फिर जो भी प्रोडक्ट बनाए वे 100% सिर्फ एप्पल के लिए बनाए। स्टीव जॉब्स का यही मानना था कि उनकी टीम इसलिए परफेक्ट थी क्योंकि वो दोनों अपोजिट थे। एक तरफ वो जहां बहुत प्रतिभाशाली तो थे मगर लोगों से मिलने जुलने में कतराते थे, वहीं जॉब्स की खासियत थी कि वे किसी से भी बातचीत कर सकते थे और अपना काम निकलवाने में माहिर थे। एक कंप्यूटर स्टोर का मालिक पॉल टेरेल उनका पहला ग्राहक बना। उसने उन्हें $500 के हिसाब से 50 सर्किट बोर्ड का ऑर्डर दिया। क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को विश्वास में लेकर उससे 25,000 का उधार लेने के बाद जॉब्स वोज और उनकी बहन पेटी अपनी पूर्व प्रेमिका एलिजाबेथ होम्स को एक दोस्त डेनियल कोटके के साथ मिलकर काम में जुट गई और इस तरह लॉस एल्टोस में स्टीव जॉब्स के घर के गैराज से एप्पल की शुरुआत हुई। पूरे 5 साल तक क्रिस्टियन ब्रेनर के साथ स्टीव जॉब्स कभी हाँ कभी ना वाले रिश्ते में बंधे रहे। एप्पल की शुरुआत बहुत सफल रही। जॉब्स अब अपने माँ बाप का घर छोड़कर कपर्टिनो के एक $600 वाले रेंटेड घर में रहने लगे थे। ब्रेनन अब उनकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। दोनों अब साथ रहने लगे थे। जब दोनों ही अपने 23वें साल में थे, ब्रेनन स्टीव जॉब्स के बच्चे की मां बनने वाली थी। हालांकि स्टीव जॉब्स का सारा ध्यान सिर्फ अपनी कंपनी पर था। वे अभी गृहस्थी में बनना नहीं चाहते थे। ब्रेनन और उनके बीच अब झगड़े शुरू हो गए थे। इस बच्चे का आना उनके रिश्ते में खटास पैदा कर रहा था। जॉब्स के मन में कभी भी शादी का ख्याल नहीं था और उन्होंने इस बच्चे का पिता होने से भी इनकार कर दिया। इस सब के बावजूद ब्रेनन ने हार नहीं मानी। उनके कुछ दोस्त इस मुश्किल के दौर में उनके साथ रहे और 17 मई 1978 को ओरेगोन में उन्होंने लीजा निकोल को जन्म दिया। माँ और बच्चा मेनलो पार्क के एक छोटे से घर में रहने लगे। वेलफेयर में मिलने वाली रकम से उनका गुजारा चल रहा था। जब लीजा 1 साल की हुई तो जॉब्स को उन्हीं दिनों चलन में आए डीएनए टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसका रिजल्ट था कि 94.41% चांस है कि स्टीव जॉब्स ही लीजा के बाप हैं। ये साबित हो जाने पर कैलिफोर्निया कोर्ट ने उन्हें लीजा के पालन पोषण के लिए मंथली चाइल्ड सपोर्ट देने का हुक्म दिया। हालांकि कोर्ट के हुक्म से वे अब जब चाहे अपनी बेटी से मिल सकते थे, मगर बावजूद इसके वे कभी उससे मिलने नहीं गए। 1977 में एप्पल ने शुरुआती दौर में 2500 यूनिट्स बेचे और 1981 में उनकी बिक्री बढ़कर 2,10,000 हो चुकी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स को अच्छी तरह मालूम था कि सफलता का ये दौर हमेशा रहने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा जो एप्पल से ज्यादा बेहतर हो। वे एक ऐसा डिजाइन चाहते थे जो पूरी तरह से उनका अपना बनाया हो। अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता नकारने के बावजूद उन्होंने अपने नए कंप्यूटर का नाम लीजा रखा। दरअसल इसे बनाने वाले इंजीनियर्स को इससे मिलता जुलता एक्रोनिम सोचना पड़ा। लीजा का मतलब था लोकल इंटीग्रेटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। एप्पल में 10 लाख शेयर्स के बदले जेरॉक्स पार्क ने अपनी एकदम नई टेक्नोलॉजी स्टीव जॉब्स और उनके प्रोग्रामर्स को बेच दी। कुछ मुलाकातों के बाद ही एप्पल के इंजीनियर्स जेरॉक्स कंप्यूटर के माउस डिजाइन और इंटरफेस की नकल बनाने में कामयाब रहे। लीजा को पहले से बेहतर ग्राफिक्स और स्मूथ स्क्रॉलिंग माउस फीचर के साथ बाजार में उतारा गया। 12 दिसंबर 1980 में पहली बार एप्पल को दुनिया के सामने पेश किया गया। मॉर्गन स्टैनले इसके आईपीओ को संभालने वाले बैंकों में से एक था। रातों रात एप्पल के शेयर का दाम $22 से बढ़कर $29 हो गया। सिर्फ 25 साल के हिप्पी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स अब करोड़ों के मालिक बन चुके थे। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उन्होंने दिखावट से दूर एक सादा जीवन जीना पसंद किया।
जॉब्स ने अपने माता पिता के नाम 75 लाख कीमत वाले एप्पल के स्टॉक कर दिए, जिससे उन्हें लोन से छुटकारा मिला। वे अब मैगजीन्स के कवर पर आने लगे थे। उन्होंने पहली कवर स्टोरी अक्टूबर 1981 में इंक के लिए की थी। इसके तुरंत बाद ही 1982 में टाइम्स मैगजीन में भी उनकी कवर स्टोरी आई। इसमें 26 साल के एक नौजवान की करोड़पति बनने के सफर की कहानी थी, जिसने महज 6 साल पहले ही अपने माता पिता के गैराज से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। अपने आक्रामक व्यवहार के चलते स्टीव जॉब्स लीजा प्रोजेक्ट से जबरन हटा दिए गए थे। इसी दौरान जेफ रस्किन नामक एप्पल के एक इंजीनियर एक ऐसा बेहद सस्ता कंप्यूटर बनाने में जुटा था जिसे कोई भी खरीद सकता था, और अपने इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने मैग्नेटोस रखा, जो उनके पसंदीदा सेब की एक किस्म का नाम था। अब क्योंकि स्टीव जॉब्स लीजा वाला प्रोजेक्ट खो चुके थे, उनका सारा ध्यान रस्किन के प्रोजेक्ट पर लगा रहा। रस्किन का सपना एक ऐसा सस्ता कंप्यूटर बनाने का था जो स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ महज $1000 की लागत का हो। स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा कि वे सिर्फ मैग्नेटोस बनाने पर ध्यान दें और कीमत की फिक्र ना करें, मगर रस्किन मैग्नेटोस पर काम पूरा नहीं कर पाए। पर संयोग से स्टीव जॉब्स ने एक दूसरा इंजीनियर ढूंढ लिया। उसकी मदद से ऐसा डिवाइस बनाया जो कुछ महंगे मगर पहले से बेहतर माइक्रो प्रोसेसर पर काम कर सके। मैक लीजा से बेहतर माउस और ग्राफिक इंटरफेस के साथ बाजार में उतारा। जॉब्स न केवल एक तेज दिमाग वाले इंजीनियर थे, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइनर भी थे। उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किसी कला से कम नहीं था। सिंपल इज सोफिस्टिकेटेड, यही मैक और एप्पल का मोटो था। वे चाहते थे कि मैक एक छोटे से पैकेज में आ सकने लायक हो, जो अंदर बाहर से बेहद आधुनिक लगे। इसके अलावा उन्होंने मैक के विंडोज, आइकॉन्स, फॉन्ट्स और बाहरी पैकेजिंग की डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया। अनगिनत प्रपोजल्स के बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी डिजाइन टीम के एक पेपर पर सिग्नेचर करवाए। इन सभी 50 सिग्नेचर्स को हर मैग्नेटॉस कंप्यूटर के अंदर खुदवाया गया और फिर मैक के डिजाइन और टेक्नोलॉजी की खुशी का एक जश्न मनाया गया। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। यह एग्रीमेंट मैग्नेटॉस को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ तैयार करके बाजार में लाने के बारे में था, और शर्त यह थी कि प्रोग्राम में एप्पल का लोगो जरूर रहेगा। लेकिन ये साझेदारी टिक नहीं पाई। इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान जॉब्स और गेट्स की अक्सर बहस हो जाया करती थी। गेट्स का बैकग्राउंड स्टीव जॉब्स से बिल्कुल अलग था। उनके पिता वकील थे और मां एक सिविल लीडर थी। गेट्स अपने खास तबके वाले प्राइवेट स्कूल के वक्त से ही टेक्नोलॉजी के कीड़े रहे थे, और उन्होंने जॉब्स की तरह कभी कोई प्रैंक नहीं खेला था। हार्वर्ड की पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर गेट्स ने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर ली थी। जॉब्स दूरदर्शी व्यक्ति थे जिनमें अपने काम के प्रति दीवानगी थी, और इसी वजह से कभी कभी उनका लहजे में एक रूखापन आ जाता था। इसके उलट बिल गेट्स डिसिप्लिन के पक्के थे, प्रैक्टिकल थे, जो सोच समझकर कदम उठाते थे। यह संयोग था कि दोनों का ही जन्म 1955 में हुआ था। दोनों ही एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे जो पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए थे। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म में खोलना चाहते थे, मगर स्टीव जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के लिए अलग से कुछ खास सॉफ्टवेयर रहे। उनका ये मतभेद चलता रहा और आखिरकार उनके इस मतभेद का फायदा IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स को हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम DOS निकाला और बाद में विंडोज 1.0। इस पर जॉब्स ने कहा था, माइक्रोसॉफ्ट की समस्या यह है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी की कमी है। उनके आइडियाज ना तो असली होते हैं, ना ही उनके प्रोडक्ट में कोई कल्चर होता है। अब लीजा प्रोजेक्ट जॉब्स के हाथों से छीनकर उन्हें बोर्ड का नॉन एग्जीक्यूटिव सदस्य बना दिया गया था। बेशक उनके पास एप्पल के 11% शेयर थे, फिर भी उनके पास अब ज्यादा अधिकार नहीं रहे। 1985 में उन्होंने प्रेसिडेंट जॉन स्किली से कहा था कि वे एक अलग कंपनी खोलना चाहते थे। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि उनकी एक कंपनी एप्पल से अलग होगी, मगर उसकी कॉम्पिटिटर नहीं होगी। जॉब्स ने अपनी इस नई कंपनी का नाम नेक्स्ट रखा। उन्होंने स्किली से कहा था कि उन्हें 5 लो लेवल एम्प्लॉयज चाहिए जिन्हें वे नेक्स्ट में रख सकें। जब स्टीव जॉब्स ने स्किली को 5 कर्मचारियों के नाम बताए तो स्किली नाराज हो गए, क्योंकि जिन लोगों के नाम स्टीव जॉब्स ने सुझाए थे वे बिल्कुल भी लो लेवल के नहीं थे। बोर्ड मेंबर्स को लग रहा था कि जॉब्स और कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं रहे और एक चेयरमैन के तौर पर अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। सबने एकजुट होकर जॉब्स का विरोध करने का निर्णय लिया। मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी कि स्टीव जॉब्स को चेयरमैन के पद से निकाला जा रहा है, मगर त्यागपत्र का ख्याल उनके मन में तब से ही था जब उन्होंने नेक्स्ट के बारे में सोचा था। आखिर में उन्होंने एग्जीक्यूटिव माइक माइक्रोला को अपना त्यागपत्र मेल कर दिया। स्टीव जॉब्स के त्यागपत्र की ये कुछ पंक्तियां थी।
अब कंपनी एक ऐसा रवैया दिखाती नजर आ रही है जो मेरे और मेरे न्यू वेंचर के लिए सेफ नहीं लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी की न्यू गाइडलाइंस में मेरे लिए करने को कुछ अधिक नहीं बचा। यहां तक कि रेगुलर मैनेजमेंट रिपोर्ट पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया है। मैं अभी सिर्फ 30 साल का हूं और बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा रखता हूं। जॉर्ज लुकास अपने कंप्यूटर डिजाइन के लिए किसी खरीदार की तलाश में थे। एक दोस्त ने जॉब्स को सलाह दी कि उन्हें लुकास फिल्म कंप्यूटर डिवीजन के प्रमुख एड केटमल से मिलना चाहिए। स्टीव जॉब्स टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट को मिलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जब वे डिवीजन गए तो वहां का काम देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। डिवीजन मुख्य रूप से डिजिटल इमेजेस के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच रहा था। दूसरी तरफ यहां पर एनिमेटर्स जो शॉर्ट फिल्म्स बनाया करते थे, इस छोटी सी एनिमेशन टीम के मुखिया थे। जॉन लासेटर स्टीव जॉब्स ने तुरंत ही ये डील पक्की कर ली और 70% शेयर उनके हो गए। इस डिवीजन का सबसे खास प्रोडक्ट था पिक्सर इमेज कंप्यूटर और इसीलिए नई कंपनी का नाम भी पिक्सर रखा गया। इसके 3D ग्राफिक इमेजिंग सॉफ्टवेयर में डिज्नी ने बहुत रुचि दिखाई। उन दिनों डिज्नी का एनिमेशन डिपार्टमेंट बुरी हालत में था। पिक्सर का सॉफ्टवेयर पहली बार डिज्नी के लिटिल मरमेड में इस्तेमाल किया गया। इसी बीच जॉन लासेटर और स्टीव जॉब्स मिलकर एक ऐसी कहानी सोच रहे थे जो बेजान चीजों की भावनाओं के बारे में हो। लासेटर एक होनहार एनिमेटर थे जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से पढ़कर निकले थे। जब टॉय स्टोरी की बेशुमार सफलता मिली तो एक असमंजस पैदा हुआ कि ये डिज्नी की फिल्म हो या जॉन लासेटर की। तब स्टीव जॉब्स डिज्नी के साथ टॉय स्टोरी और बाकी की एनिमेशन फिल्मों के मालिकाना हक में बराबर की हिस्सेदारी के लिए तैयार हो गए। सन 1980 से ही स्टीव जॉब्स गुपचुप तरीके से अपने असली माँ बाप की तलाश में जुटे हुए थे। इसके लिए उन्होंने जासूसी सेवा की मदद ली और आखिरकार उन्होंने अपनी असली माँ को ढूंढ निकाला। उनकी माँ का नाम जॉनी सिबेल था और वो लॉस एंजलिस में रहती थी। जॉनी स्टीव के असली पिता अब्दुल फताह जंदाली से अलग रहती थी, जो कि एक सीरियन थे। उनकी शादी सफल नहीं रही थी, मगर उन्होंने जॉब्स को बताया कि मोना सिम्पसन नाम की उनकी एक हाफ सिस्टर भी थी। जॉब्स मोना से न्यूयॉर्क में मिले। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो एक नॉवेलिस्ट हैं। दोनों ही आर्ट में गहरी दिलचस्पी रखते थे और यही वजह थी कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। जॉब्स ने मोना को उनकी बुक रिलीज में भी मदद की। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उनके बीच मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन गया। इसी बीच स्टीव जॉब्स ने क्रिस्टियन ब्रेनन और लीजा के लिए एक घर खरीदा जहां वे दोनों रहने लगे। जब लीजा वहां होती तो जॉब्स बीच बीच में मिलने आते। जॉब्स ने कहा था, मैं पिता नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं नहीं था। जब लीजा 8 साल की हुई, जॉब्स का आना जाना और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने देखा कि लीजा पढ़ाई के साथ साथ आर्ट में भी बहुत होनहार थी। लीजा उन्हीं की तरह उत्साही थी और कुछ कुछ उन जैसी ही दिखती भी थी। एक दिन स्टीव जॉब्स अपने साथियों को सरप्राइज देने के लिए लीजा को अपने साथ एप्पल के ऑफिस में लेकर गए। कभी कभी वे उसे स्कूल में भी लेने जाते थे और एक बार तो वो उसे अपने साथ टोक्यो की बिजनेस ट्रिप में भी लेकर गए। फिर भी ऐसा कई बार हुआ जब स्टीव जॉब्स अपनी इन भावनाओं को प्रकट नहीं करते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बाप बेटी का रिश्ता अनेक उतार चढ़ावों से गुजरता गया। अक्टूबर 1989 में स्टीव जॉब्स की मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई। स्टीव जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था और पॉवेल तब नई नई बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट थी। वे दोनों लेक्चर के दौरान साथ बैठे थे। स्टीव जॉब्स पहली नजर में ही पॉवेल के प्रति आकर्षित हो गए थे। उन्होंने आपस में कुछ देर बातचीत की और फिर जॉब्स ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। लॉरेन पॉवेल एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी औरत थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था और वे शाकाहारी थी। स्टीव जॉब्स इससे पहले कई औरतों को डेट कर चुके थे, मगर पॉवेल से उन्हें सच में प्यार हो गया था। दिसंबर 1990 में वे दोनों छुट्टियां बिताने के लिए हवाई गए। क्रिसमस पर स्टीव जॉब्स ने पॉवेल को शादी के लिए प्रपोज किया और फिर 18 मार्च 1991 में योसेमाइट नेशनल पार्क में वे दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उस वक्त जॉब्स 36 साल के थे, जबकि पॉवेल 27 की थी। करीब 50 लोग इस शादी में शामिल हुए थे, जिनमें जॉब्स के पिता और उनकी बहन मोना भी थी। शादी के बाद ये जोड़ा पालो आल्टो के एक 2 स्टोरी में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, साल 1998 में स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश को आईमैक के साथ रीइन्वेंट किया। एक बार फिर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया जो मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ एक मुकम्मल कंप्यूटर था। आईमैक को पूरी तरह से एक होम कंप्यूटर के रूप में बनाया गया था। जॉब्स ने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग मैकिन्टोश के साथ एक नई तरह के थिएटर में की थी। $1299 की कीमत का आईमैक एप्पल का हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया था।
1999 में शहर की प्रमुख सड़कों पर या फिर किसी मॉल में एक भी टेक स्टोर नहीं था। जॉब्स ने सोचा कि अब तब तक कोई नई इन्वेंशन मार्केट में नहीं ला सकती जब तक कि आपकी पहुंच खरीदारों तक ना हो। तब उन्हें एप्पल के रिटेल स्टोर खोलने का विचार सूझा। एक दिन उनके एक साथी ने उनसे पूछा, क्या एप्पल भी गैप की ही तरह एक नया ब्रांड है? स्टीव जॉब्स ने जवाब दिया कि एप्पल उससे भी बड़ा ब्रांड है। सबसे पहला एप्पल स्टोर मई 2001 में वर्जीनिया में खोला गया। सफेद रंग के काउंटर और वुडन फ्लोर वाले इस स्टोर में एप्पल के सभी प्रोडक्ट थे। साल 2004 तक एप्पल ने रिटेल इंडस्ट्री में 1.2 बिलियन के मुनाफे के साथ एक रिकॉर्ड बना लिया था। 2006 में एप्पल का 5वां एवेन्यू स्टोर मैनहट्टन में खोला गया। इसमें जॉब्स के ट्रेडमार्क मिनिमलिस्टिक डिजाइन फ्रॉम ग्लास क्यूब से लेकर स्टेयर केस तक थे। साल 2011 आते आते पूरी दुनिया में एप्पल के 326 स्टोर खुल चुके थे। साल 2000 में अमेरिका में 320 मिलियन के करीब ब्लैंक सीडी बिकी। लोग सीडी से गाने अपने कंप्यूटर में डालते थे। स्टीव जॉब्स म्यूजिक की दुनिया में भी कुछ नया करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने मैक को सीडी बर्नर के साथ बनाया था, मगर फिर भी वे कोई और आसान तरीका सोच रहे थे जिससे गाने सुनने के लिए म्यूजिक आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सके। उस वक्त जो विंडोज का मीडिया प्लेयर था वे स्टीव जॉब्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा। इसी दौरान एप्पल के 2 पुराने इंजीनियर ने साउंडजेन नाम से एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर तैयार किया। एप्पल ने उन्हें वापस कंपनी में लिया और साउंडजेन को रीइन्वेंट करने के बाद आईट्यून्स बनाया। स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स को जनवरी 2001 में इस स्लोगन के साथ लॉन्च किया, रिप मिक्स बर्न। अब स्टीव जॉब्स ने सोचा म्यूजिकल प्ले करने के लिए एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस हो जिसे आईट्यून्स के साथ पार्टनर किया जा सके। जब वो जापान में थे तब उन्हें एक नए प्रोडक्ट के बारे में पता चला जिसे तोशिबा बना रहा था। सिल्वर कॉइन जितना छोटा सा डिवाइस 5 GB यानी 1000 गाने तक स्टोर कर सकता था। ये डिवाइस तोशिबा ने बना तो लिया था, मगर उसका सही उपयोग स्टीव जॉब्स को पता था। और हमेशा की ही तरह स्टीव जॉब्स चाहते थे कि जो भी एप्पल प्रोडक्ट बने वो इस्तेमाल में आसान हो। उन्होंने सोचा चूंकि आईपॉड पहले से ही छोटा था तो प्लेलिस्ट को कंप्यूटर के साथ बनाया जाए। तब आईपॉड को आईट्यून्स की मदद से लिंक किया जा सकता था। इसके बाद गानों के कॉपीराइट और आईट्यून्स स्टोर के लिए स्टीव जॉब्स कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनियों से मिले। ये अक्टूबर 2003 की बात थी जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्हें पहले एक बार किडनी स्टोन हो चुका था, इसलिए तसल्ली के लिए वे सिर्फ कैट स्कैन के लिए गए थे। मगर जांच करने पर डॉक्टर को पता लगा कि उनके पैनक्रियाज में ट्यूमर था। स्टीव जॉब्स की बायोप्सी की गई जिससे पता चला कि ट्यूमर निकालकर कैंसर को शरीर में फैलने से रोका जा सकता है। मगर स्टीव जॉब्स सर्जरी नहीं कराना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से वेजिटेरियन होकर एक्यूपंक्चर इलाज का सहारा लिया। हालांकि उनकी पत्नी और दोस्त उन्हें सर्जरी कराने के लिए मनाते रहे कि उन्हें सच में ऑपरेशन की जरूरत है। ये बात समझने में उन्हें 9 महीने लगे। जुलाई 2004 में जॉब्स ने अपना दूसरा कैट स्कैन करवाया। ट्यूमर बढ़ चुका था, मजबूरन उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और इसमें उनके पैनक्रियाज का एक हिस्सा निकाल दिया गया। वे सितंबर से वापस अपने काम पर जाना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से उनका कैंसर पूरी तरह से उनके शरीर में फैल चुका था। स्टीव जॉब्स की कीमोथेरेपी चलती रही। जब उन्हें स्टैनफोर्ड के कमेंसमेंट एक्सरसाइज के लिए इनवाइट किया गया तो स्टीव जॉब्स ने अपने कैंसर के ठीक हो जाने की घोषणा की। साल 2005 में उनकी पत्नी ने उनके जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखी। उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर मनाया। सारी दुनिया आईपॉड की दीवानी हो गई थी। साल 2005 तक ये एप्पल का कुल 45% रेवेन्यू कमा रहा था और हमेशा की तरह स्टीव जॉब्स कुछ और इनोवेट करने में लगे थे। उन्होंने अपना ये तर्क बोर्ड के सामने रखा कि जो कभी डिजिटल कैमरा के साथ हुआ वो आईपॉड के साथ भी हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए एप्पल को अपना खुद का फोन बनाना जरूरी था जिसमें इनबिल्ट कैमरा के साथ साथ म्यूजिक प्लेयर भी हो। उन्होंने इस बारे में सोचा और मोटोरोला के साथ टाई अप करने के लिए नेगोशिएट किया, मगर स्टीव जॉब्स पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्हें मार्केट में उपलब्ध एक भी सेल फोन पसंद नहीं आया। इसके अलावा स्टीव जॉब्स अपने फोन के लिए एक पोटेंशियल मार्केट भी सोच रहे थे। स्टीव जॉब्स किसी को जानते थे जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए टैबलेट पीसी बना रहा था। जो इंजीनियर इसे बना रहा था वो इसके बारे में क्लासिफाइड जानकारी दे रहा था। माइक्रोसॉफ्ट का ये टैबलेट स्टाइल्स के साथ आता था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपने इंजीनियर से पूछा कि क्या वे ऐसा एप्पल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें टच स्क्रीन हो। जब आईफोन का डिजाइन तैयार करके उनके सामने पेश किया गया, जॉब्स ने कहा यही फ्यूचर है। 2008 तक स्टीव जॉब्स का कैंसर बुरी तरह उनके शरीर में फैल चुका था।
असहनीय दर्द के अलावा उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर से भी जूझना पड़ रहा था। स्टीव जॉब्स को जवानी के दिनों में अक्सर खाली पेट रहने और एक्सट्रीम डाइट की आदत थी। कैंसर की लाइलाज बीमारी में वे खाने के प्रति लापरवाह थे। उस साल जॉब्स का वजन लगभग 40 पाउंड घट गया था। जब वे आईफोन 3G को दुनिया के सामने लेकर आए तो मीडिया ने उनके वजन कम होने पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। सिर्फ महीने भर में ही एप्पल के स्टॉक घटने लगे थे। आखिरकार जॉब्स को जनवरी 2009 में मेडिकल लीव पर जाना पड़ा। उसके 2 महीने बाद ही उनका लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ। उनके लीवर में ट्यूमर पाया गया और डॉक्टर इस बात से और चिंतित हो गए थे। स्टीव जॉब्स के मेडिकल लीव पर जाने पर एप्पल के मैनेजमेंट में कुछ अरेंजमेंट किए गए। धीरे धीरे स्टॉक प्राइस कुछ सुधरे। एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ऑपरेशन मैनेजर टीम कुक ने कहा, हमें इस बात का यकीन है कि हम इस दुनिया में सिर्फ महान प्रोडक्ट बनाने के लिए हैं और ये हमेशा होता रहेगा। यहाँ कौन कौन क्या काम कर रहा है इस बात की परवाह किए बगैर हमारा सारा ध्यान सदा इन्वेंटिंग पर रहा है। ये वैल्यूज कंपनी के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि एप्पल हमेशा बेहतरीन करता रहेगा। स्टीव जॉब्स हालांकि बीमारी में भी शांत नहीं थे। उनका जुझारूपन अभी भी कायम था। साल 2010 में वे ठीक होकर फिर से एप्पल आने लगे थे। कैंसर भी उन्हें रोक नहीं पाया और उन्होंने आईपैड के बाद आईपैड 2 और आईक्लाउड डेवलप किया। ये साल 2011 था जब जॉब्स को उनके डॉक्टर्स ने बताया कि ट्यूमर उनकी हड्डियों और बाकी ऑर्गन्स में भी फैल चुका था। इसके साथ ही दर्द, वजन घटना, ईटिंग डिसऑर्डर, नींद न आना और मूड स्विंग्स जैसी अन्य परेशानियों से ही उनकी हालत बदतर होती जा रही थी। ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जिन्हें जॉब्स पूरा करना चाहते थे, मगर अपनी बीमारी की वजह से उन्हें अपने परिवार की देखरेख में घर पर बैठना पड़ रहा था। अगस्त में स्टीव जॉब्स ने लेखक आइजैक्सन को मैसेज करके उनसे मिलने की गुजारिश की। वे आइजैक्सन को अपनी बायोग्राफी के लिए कुछ फोटोज दिखाना चाहते थे। उन्होंने हर तस्वीर के पीछे की कहानी उन्हें बताई और बिल गेट्स से लेकर प्रेसिडेंट ओबामा तक उन सब के बारे में बताया जिनसे वे मिले थे। स्टीव जॉब्स का शरीर भले ही बहुत कमजोर हो गया था, मगर उनका दिमाग अभी भी तेज चलता था। जब आइजैक्सन जाने लगे तो जॉब्स ने अपनी बायोग्राफी को लेकर चिंता जताई, लेकिन फिर भी उन्होंने लेखक से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे बारे में जाने, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया वे उसके बारे में जाने। एक वजह और भी है, जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग मेरे बारे में लिखना चाहेंगे। हालांकि वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो कुछ भी लिखा जाए सब गलत होगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बात खुद ही कह सकूं। स्टीव जॉब्स की आखिरी बोर्ड मीटिंग 24 अगस्त को थी। उन्होंने इस मीटिंग में वो लेटर पढ़ा जिसे वे हफ्तों से रिवाइज कर रहे थे। इसमें लिखा था, मैं हमेशा से ही कहता आया हूं कि कभी अगर मैं एप्पल के सीईओ की हैसियत से अपना फर्ज और इस कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरने लायक ना रह पाऊं तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले मैं खुद बताऊंगा। और अफसोस की बात है कि वो दिन आज आ गया है। स्टीव जॉब्स अपनी पसंद में इंटेंस हो सकते थे, उनके साथी उनके लिए या तो हीरो थे या फिर एकदम निकम्मे। इसी तरह उनके प्रतिद्वंदी भी उनकी नजरों में या तो अव्वल थे या एकदम नकारा। यही नहीं, वे हद से ज्यादा ईमानदार थे। उनके अधीन काम करने वालों के अनुसार वे सीधी और सच्ची बात करने में यकीन रखते थे। मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम वे खास तौर पर सिर्फ एप्पल के लिए ही चाहते थे। हालांकि उनके फैसले से माइक्रोसॉफ्ट को फायदा पहुंचा था, लेकिन स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से भी बेहतरीन बनाने पर जोर देते थे। प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर कस्टमर के अनुभव तक में उन्हें अपना दखल चाहिए था। उनका लक्ष्य हमेशा सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन रहा। कंज्यूमर क्या चाहता है इससे ज्यादा वे इस बात का ख्याल रखते थे कि मार्केट में आने वाले सबसे पहला प्रोडक्ट सिर्फ उनका हो। उनकी मौजूदगी में एप्पल इनोवेशन में हमेशा सबसे आगे रहा, जैसा कि कंपनी का मोटो रहा है, थिंक डिफरेंट। स्टीव जॉब्स भले ही कभी कभी सनकी हो जाते थे, मगर उन्होंने खुद को डिजिटल एज का सबसे महान इनोवेटर साबित करके दिखाया। पूरे 3 दशकों तक स्टीव जॉब्स लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने एप्पल II मैग्नेटोस के साथ ऑल इन वन और रेडी टू यूज पर्सनल कंप्यूटर बनाया। उन्होंने पिक्सर के साथ एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। उनके आईट्यून्स और आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को पायरेसी से बचाया। आईफोन और आईपैड की मदद से बिजनेस और एंटरटेन एक ही पोर्टेबल डिवाइस में सिमट कर रह गए, और आईक्लाउड ने तो डेटा सिंक को बेहद आसान बना दिया। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि बेशक स्टीव जॉब्स इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी लीगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। एप्पल और पिक्सर आगे भी यूं ही टेक्नोलॉजी और आर्ट का तालमेल बनाते रहेंगे। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी से हम जो चीज सीख सकते हैं वो ये है कि हमेशा चलते रहो, सुधार करते रहो, और तुम्हारी ये कोशिश खुद ब खुद तुम्हें कामयाब बनाएगी।
दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।